मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पैराडाइज साइंस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए, और आज हम लोग कोशिका का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग न्यूक्लिक अम्ल डीएनए को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं न्यूक्लिक अम्ल पर। पहले हम लोग समझते हैं न्यूक्लिक अम्ल है क्या। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड है, एसिडिक अणु है, लेकिन न्यूक्लियस में रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस में रहता है मेजर रूप से, कह सकते हैं मुख्य रूप से। इसके अतिरिक्त और दूसरी जगह भी रह सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ये न्यूक्लियस में रहना ही रहना है, न्यूक्लियस में रहता ही रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल। तो ऐसा अम्ल जो है, जो न्यूक्लियस में होते हैं, वो अम्ल को हम लोग न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और ये न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है डीएनए और एक को कहा जाता है आरएनए। डीएनए इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, और इसका नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड में जो राइबोज होता है, ये जो शुगर है इसमें, ये डीऑक्सी राइबोज है, मतलब एक ऑक्सीजन कम है। डीऑक्सी मतलब डी मतलब होता है हट जाना, एक ऑक्सीजन इसमें कम होता है। और इसमें राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है, इसमें राइबोज शुगर होता है, तो इसमें एक जो शुगर है उसमें थोड़ा ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है, तो यानी शुगर का अंतर है। इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, इसमें राइबोज शुगर होता है। और ये दोनों डीएनए और आरएनए लगभग एक जैसा ही होता है। काम में थोड़ा भिन्नता होती है, काम अलग अलग है दोनों का, लेकिन संरचना देखा जाए तो लगभग एक ही जैसा होता है। लेकिन कुछ अंतर है यहाँ शुगर के बनावट में, और कुछ अंतर होंगे जिसको न्यूक्लियोटाइड के बनावट में। तो हम लोग आते हैं पहले डीएनए को जाने। ठीक है, डीएनए जो सबसे पहले डीएनए है, इसका जो ज्ञात किया था वो थे एफ फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक एफ मिशर जो सबसे पहले इन्होंने देखा था, इसको न्यूक्लिन कहा था। न्यूक्लिन के नाम से इन्होंने खोजा था, इसको न्यूक्लिन कहा था। डीएनए की संरचना बताया किसने दिया था, तो डबल हेलिक्स संरचना है, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एवं क्रिक ने दिया है, क्रिक ने दिया। ये कौन सा संरचना दिया था, तो ये संरचना जो दिया था, डीएनए की जो संरचना दी थी, इन्होंने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल संरचना। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल संरचना। इसमें द्विकुंडलीदार संरचना भी इसको कहते हैं, द्विकुंडलीदार संरचना। तो उस पर बाद में आते हैं कुंडलीदार संरचना पर, लेकिन ये सब केवल पॉइंट है जिसको याद रखना है। विल्किंस वाटसन विल्किन वाटसन तथा क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। जो डीएनए को सबसे पहले ज्ञात किया था वो व्यक्ति हैं फ्रेडरिक मिशर, जिन्होंने आइसोलेट किया था। स्विस केमिस्ट थे इन्होंने उस समय इसका नाम न्यूक्लिन दिया था, न्यूक्लिन के नाम से जाना था, लेकिन था वो डीएनए ही, लेकिन उस समय नाम इसका न्यूक्लिन। बाद में इसे डीएनए कहा गया
और डीएनए की जो संरचना बताया था वो सबसे पहले वाटसन एवं क्रिक दिया था 1953 ईस्वी में। संरचना जो दिया था 1953 ईस्वी में दिया था। और वो संरचना कैसा दिया था, तो डबल हेलिक्स मॉडल संरचना, वो सीढ़ीदार संरचना को कहते हैं, सीढ़ी की तरह घुमा हुआ वैसे संरचना है। तो ये संरचना द्विकुंडलदार संरचना कहलाई और इसको दिया था वाटसन एवं क्रिक। इस संरचना में जो सहयोग रहा था विल्किंस का रहा था, रोजालिंड फ्रैंकलिन का रहा था, वाटसन का रहा था, क्रिक का रहा था। तो रोजालिंड फ्रैंकलिन 1962 के पहले देहांत हो गया था उनका, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार में नाम नहीं दिया गया। लेकिन विल्किंस, वाटसन तथा क्रिक को संयुक्त रूप से 1962 ईस्वी में इसकी संरचना के लिए, इसके एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए, एक्सरे डिफ्रैक्शन से खोज किया गया था, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ओके, डीएनए है क्या, इसको समझते हैं। तो डीएनए को अगर कहा जाए तो डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, एक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक या पॉलीमर जिसको कहते हैं, पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड जो है उसी के, न्यूक्लियोटाइड एक अणु है, इसको समझते हैं न्यूक्लियोटाइड को। तो न्यूक्लियोटाइड ढेर सारे अणु, न्यूक्लियोटाइड के ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ कर एक लंबी संरचना बना देती है, जिसे हम लोग डीएनए के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड देखिए, पहले हम बताते हैं न्यूक्लियोटाइड तीन अवयव से बने हुए अणु है, 3 अवयव से बना हुआ जटिल अणु है, जटिल अणु है। ये कौन 3 अवयव है, तो जैसे देखिए न्यूक्लियोटाइड में कौन 3 अवयव है, इसको समझते हैं। न्यूक्लियोटाइड के 3 अवयव कौन है, ये 3 अवयव होते हैं, ये समझिए, ये 3 अवयव मिलकर के ही न्यूक्लियोटाइड बनता है, और न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड में जो सबसे प्रमुख अणु है वो है इसका नाइट्रोजन क्षार, और दूसरा है शुगर, या इसको कह सकते हैं राइबोज शुगर, या इसको पेंटोज शुगर कहें। 5 कार्बन का शुगर होता है पेंटोज शुगर। यहाँ पर शुगर कौन सा होगा पेंटोज शुगर में, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और यहाँ पर एक है इसका फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है, ये न्यूक्लियोटाइड में अगर हम देखें तो देखिए, अभी हम यहाँ पर आते हैं, पहले नाइट्रोजन क्षार, इसको यहाँ पर हम पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो न्यूक्लियोटाइड को समझिए, न्यूक्लियोटाइड में पहला 3 अवयव होते हैं, जिसमें पहला अवयव है नाइट्रोजन क्षार, और नाइट्रोजन क्षार के बाद दूसरा अवयव है पेंटोज शुगर, और तीसरा है फॉस्फेट। नाइट्रोजन क्षार जो होता है ये एक प्रकार का बेस है, क्षार पदार्थ है, और ये 2 प्रकार का होता है। ये नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार का होता है। एक होता है पायरीमिडीन क्षार, और एक होता है प्यूरिन क्षार। ये दोनों क्षार को नाइट्रोजन क्षार संयुक्त रूप से कहा जाता है। पेंटोज शुगर भी 2 तरह से होता है। ये एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, और एक होता है राइबोज शुगर। और फॉस्फेट में ये फॉस्फेरिक एसिड का जो H3PO4 होता है, ये होता है, ठीक है, फॉस्फेरिक एसिड होता है। अब इसको जरा समझिए कि पैरिमिडीन क्षार और प्यूरिन क्षार को हम लोग नाइट्रोजन क्षार कहेंगे, ये पहला अवयव हो जाता है न्यूक्लियोटाइड में रखा।
दूसरा है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर माने 5 कार्बन वाला शुगर, 5 कार्बन वाला। जैसे आपका जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन वाला शुगर है, C6H12O6। इसका जो शुगर होता है 5 कार्बन का शुगर होता है, इसका होता है C5H10O5 या C5H10O4। तो ये जो फार्मूला होता है इसका होता है C5H10O4 है ये, और इसमें जो होता है C5H10O4 होता है। ये इस तरह से ये शुगर है दोनों। इसमें 5 होता है कार्बन, इसमें ऑक्सीजन 5 होता है और इसमें 4 होता है। तो एक ऑक्सीजन कम होता है इसलिए डीऑक्सी कहलाता है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा होता है इसलिए राइबोज कहता है, इसमें डीऑक्सी शब्द हट जाता है। तो ये 5 कार्बन का शुगर यहाँ भी है, 5 कार्बन का शुगर यहाँ भी है, इसीलिए इसका नाम हो गया पेंटोज शुगर। और फॉस्फेट ग्रुप है इसलिए इसको हम कहेंगे फॉस्फेट, ये फॉस्फेरिक एसिड है मेनली। तो इस तरह से आप देखें तो इसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। जब और ये तीनों जो होते हैं आपस में सहसंयोजक बंधन से जुड़े रहते हैं। नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट आपस में ये जुड़े रहते हैं, किससे? सहसंयोजक बंधन से जुड़े रहेंगे, और ये सहसंयोजक बंधन से जुड़ करके बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब इसके अंदर क्षार जो भी होता है वो क्षार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन होंगे नाइट्रोजन क्षार ही। इसके अंदर शुगर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन होंगे पेंटोज शुगर ही। इसी तरह से इसमें फॉस्फेट तो प्रकार नहीं रहेगा, ये रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से अगर ये राइबोज शुगर है तो ये इसको हम लोग कहेंगे RNA, अगर ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो इसको हम लोग कहेंगे DNA। ठीक है। ये थोड़ा सा शुगर का अंतर हो जाता है, शुगर का अंतर हो जाता है DNA और RNA में। इस तरह से थोड़ा कुछ नाइट्रोजन क्षार में भी अंतर हो जाता है। नाइट्रोजन क्षार को पैरिमिडीन क्षार में, ये पैरिमिडीन क्षार जो है एक पैरिमिडीन ग्रुप है, जहाँ आप थोड़ा सा अगर देखें तो ये पैरिमिडीन इस तरह से डबल एक रिंग, अब इसको ज़्यादा आप समझने की कोशिश कीजिए तो इस तरह से होता है C इस तरह से एक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं पैरिमिडीन। तो हम यहाँ पर खाली ये कहेंगे कि ये, इसको याद रखना है कि ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। आप ये याद रखिएगा, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखिएगा, इसमें साइटोसिन है, साइटोसिन, इसको C से सूचित करते हैं हम लोग, हर जगह C से सूचित करेंगे। दूसरा है थायमिन, इसको T से सूचित करेंगे हम लोग। और तीसरा होता है यूरासिल, जो RNA में पाया जाता है, DNA में नहीं पाया जाता है, इसको U से सूचित करेंगे। ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर प्यूरिन क्षार जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एडिनिन और दूसरा होता है गुआनिन। ये इसको एडिनिन को ए से सूचित करते हैं और गुआनिन को G से सूचित करते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये क्षार को भी समझ गए आप। नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के हुए, पैरिमिडीन, प्यूरिन। पैरिमिडीन क्षार 3 प्रकार के हुए, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। प्यूरिन क्षार 2 प्रकार के हुए, एडिनिन और गुआनिन। ठीक है। अब इसमें जानना यह है कि यूरासिल क्षार जो होता है RNA में पाया जाता है, DNA में नहीं पाया जाता है। बाकी जो DNA में पाए जाएंगे वो साइटोसिन, थायमिन, एडिनिन, गुआनिन रहेगा, केवल यूरासिल नहीं रहेगा। ठीक है। ये पेंटोज शुगर जो होता है, यहाँ पर 2 प्रकार के शुगर हुए, तो एक राइबोज शुगर हुआ और डीऑक्सी राइबोज शुगर हुआ। तो DNA में जो हमारा शुगर होगा वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा, है ना। और इसी तरह से फॉस्फेट जो होता है, फॉस्फेट में केवल H3PO4 रहता है। इसमें एक फॉस्फेरिक एसिड है, वो सब में रहेगा, चाहे वो DNA रहे चाहे RNA रहे, न्यूक्लियोटाइड में वो रहना ही रहना। ये जो क्षार होंगे नाइट्रोजन क्षार, इस पर आते हैं हम लोग। तो नाइट्रोजन क्षार हमेशा एक प्यूरिन और पैरिमिडीन क्षार आपस में जुड़ते हैं। पैरिमिडीन क्षार ही आपस में जुड़ेंगे, केवल प्यूरिन क्षार कभी नहीं जुड़ेगा। हमेशा एक जुड़ेगा तो प्यूरिन और पैरिमिडीन, जब भी चाहे पैरिमिडीन प्यूरिन जो भी कर लें। तो इस तरह से हमेशा प्यूरिन और पैरिमिडीन जुड़ते हैं, केवल प्यूरिन नहीं जुड़ सकता है,
केवल पायरिमिडीन नहीं जुड़ सकता है। तो ये क्षार आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन किस तरह से जुड़े रहते हैं? प्यूरिन पायरिमिडीन से या पायरिमिडीन प्यूरिन से। और उसमें भी ध्यान रखना है कि जो जुड़ता है एडिनिन, जो जुड़ता है ये हमेशा गुआनिन से, एडिनिन थायमिन से जुड़ता है, थायमिन से जुड़ता है। इसको हम लोग दिखाते हैं ये टी से, ये और ये बीच में जो है ये इसको हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। ये बीच वाला जो बंधन है, इस बंधन का क्या नाम है? हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। देखिए यहाँ पर जो क्षार जुड़ेंगे वो हाइड्रोजन बंध से जुड़ेंगे, लेकिन इसके जो अणु जुड़ेंगे ये कौन से? ये सहसंयोजक बंधन से जुड़ेंगे। ये सब जो जुड़े हुए ये सहसंयोजक बंधन है, ध्यान रखिएगा, ये सब सहसंयोजक बंधन है, सहसंयोजक बंधन। तो इसके जो न्यूक्लियोटाइड जो जुड़े रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड के जो अवयव जुड़े रहते हैं वो होते हैं सहसंयोजक बंधन, ये होते हैं सहसंयोजक बंधन, ये है सहसंयोजक बंधन। ये कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो सहसंयोजक बंधन हो गए कौन? जो न्यूक्लियोटाइड के अवयव हुए वे सहसंयोजक बंधन से जुड़ते हैं, जबकि इसके प्यूरिन और पायरिमिडीन क्षार आपस में जुड़ते हैं वो हाइड्रोजन बंध से जुड़ते हैं। जैसे एडिनिन थायमिन से जुड़ता है, जिसको एटी से सूचित करते हैं पहला, और दूसरा होता है इसमें साइटोसिन जो है वो हमेशा गुआनिन से जुड़ता है, साइटोसिन हमेशा गुआनिन से जुड़ता है, गुआनिन से। इसको हम दिखाते हैं C ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल यहाँ पर ये सहसंयोजक बंधन वाला नहीं है, ये 3 हाइड्रोजन बंधन के लिए दिखाया गया, ठीक है। ये जो है ये हाइड्रोजन बंध है, ध्यान रखेंगे, H बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड में ध्यान ये रखना है कि एडिनिन और थायमिन के बीच में 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और साइटोसिन और गुआनिन के बाद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के विषय में आपको ये जब आप रासायनिक बंधन के विषय में जानेंगे तो जानते होंगे कि जो उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सभी जो होते हैं वो हाइड्रोजन को अपनी ओर, हाइड्रोजन के अपनी ओर आकर्षित करता है, या हाइड्रोजन उसकी ओर आकर्षित होता है, और उसके बीच में एक बंधन बन जाता है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बन जाता है, इसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसी तरह से यहाँ पर भी साइटोसिन और गुआनिन के बीच में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच एक बॉन्ड बनता है, उसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच एक बॉन्ड बन जाता है, जिसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी बना है तो एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन से बना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ एडिनिन क्या है, तो देखिए यहाँ एडिनिन क्या है, प्यूरिन क्षार है। किससे जुड़ा है? थायमिन से। थायमिन क्या है? पायरिमिडीन क्षार है। देख रहे हैं, तो ये प्यूरिन क्षार किससे जुड़ा? पायरिमिडीन क्षार से। फिर यहाँ पर देखिए साइटोसिन क्या है, तो साइटोसिन देखिए पायरिमिडीन क्षार है। किससे जुड़ा है? गुआनिन से। गुआनिन क्या है? प्यूरिन क्षार है। तो देखिए साइटोसिन गुआनिन से जुड़ा है। तो इस प्रकार से जब भी जुड़ता है तो प्यूरिन पायरिमिडीन, प्यूरिन पायरिमिडीन, प्यूरिन पायरिमिडीन जुड़ेगा। कभी भी प्यूरिन प्यूरिन नहीं जुड़ेगा, कभी भी पायरिमिडीन पायरिमिडीन नहीं जुड़ेगा। ये जब आरएनए देखेंगे तो वहाँ पर देखेगा कि ये जो थायमिन होता है वहाँ पर नहीं पाया जाता। जैसे एडिनिन के पास थायमिन नहीं रहता है आरएनए में, आरएनए में एडिनिन के बाद यहाँ पर जुड़ता है यूरासिल से। तो वो ये अंतर होता है डीएनए और आरएनए में। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये जो क्षार हैं ये एक महत्वपूर्ण भाग बनाता है इसका डीएनए और आरएनए का। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि डीएनए में कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन पाया जाता है। कौन सा क्षार नहीं पाया जाता है? तो यूरासिल क्षार नहीं पाया जाता है। यूरासिल क्षार कौन सा क्षार है? प्यूरिन की पायरिमिडीन। तो आपको ध्यान रखना है कि ये यूरासिल क्षार एक पायरिमिडीन क्षार है। आपको ये सभी क्षार है, तो ये प्यूरिन क्षार को 2 याद रख लीजिए, एडिनिन और गुआनिन, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखने की कोशिश कीजिए इसको, ठीक है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो साइटोसिन और गुआनिन ये भी बराबर प्रतिशत में रहते हैं, बराबर प्रतिशत में रहते हैं।
मतलब इन दोनों की जो मात्रा हो बराबर रहेगा ताकि बॉन्ड बन सके दोनों में। तो ये और टी हमेशा जितना मात्रा ये करेगा उतना ही मात्रा टी करेगा, जितना मात्रा सी करेगा उतना ही मात्रा जी करेगा। तो इसलिए देखिएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं कि बराबर अब ये और टी के बराबर, लेकिन ये प्लस टी बराबर नहीं होगा सी प्लस जी के। मतलब जितना ये सी और जी मिलकर जितना होगा उतना ही जरूरी नहीं कि ये और टी भी होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये जितना होगा उतना टी होगा, जितना सी है उतना जी होगा। लेकिन ये और टी जोड़ देंगे वो हो सकता है कम या ज़्यादा हो सकता है, सी और जी जोड़ देंगे वो कम और ज़्यादा हो सकता है। इसके आधार पर हमारा डीएनए भी या नाइट्रोजन क्षार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी में ये ज़्यादा होता है, किसी में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग जो आ रहे हैं डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना, इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपको। संरचना के विषय में आपको देख लीजिए, खोज किया कौन, खोज तो इसका हम देख लिए थे, वाटसन एवं क्रिक। डीएनए की संरचना को देखते हैं। डबल हेलिक्स संरचना जो है दिया है हमारे वाटसन एवं क्रिक ने, वो इस तरह से दिया था। ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पैरेलल कुंडलित होते हैं, ने दिखाया है इस तरह से, जैसे कि ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना है। इसमें दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसी से लपेटा हुआ रस्सी के रूप में तो हमेशा एक देखिए यहाँ पर ये एक दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो आपस में इस तरह से रहते हैं लपेटे हुए, और इसमें आपस में यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये इस तरह से आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इसको थोड़ा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या है। चलिए इसको देखिए, ये संरचना हम जो बना रहे हैं ये एक सीढ़ीदार संरचना है, एक कुंडलीदार संरचना है, और ये ऐठी हुई रस्सी की तरह, एक प्रकार से कहें ऐठी हुई रस्सी की तरह कुंडलीदार संरचना, कुंडलीदार संरचना होती है। कुंडलीदार संरचना है जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं, डबल हेलिक्स, ठीक है, डबल हेलिक्स कहा जाता है इसको। इस संरचना को कहा जाता है डबल हेलिक्स। वाटसन एवं क्रिक जो दिया है यही संरचना को दिया है। इसमें देखिए यहाँ पर जो दिखाए हैं ये सब न्यूक्लियोटाइड्स हैं,
और इसके न्यूक्लियोटाइड से एक दूसरे के एडेनिन और थायमिन के क्षार से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे ये TCG दिखाएगा, ये एडेनिन थायमिन साइटोसिन गुआनिन, एडेनिन थायमिन साइटोसिन गुआनिन लिखे हुए हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर एक चीज़ कन्फर्म रहना है कि जहाँ भी एडेनिन होगा, ये एडेनिन किससे जुड़ेगा, थायमिन से और डबल बॉन्ड से, और साइटोसिन किससे जुड़ेगा, गुआनिन से और ट्रिपल बॉन्ड से। ये हम यहाँ पर एक एक करके दिखाए हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये सब यहाँ पर जो दिखाए हैं ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जुड़े रहते हैं। ठीक है। एक चीज़ और जानिए कि इस तरह से जो बनते हैं, इसके बीच में जो एक वलय जहाँ पूरा होता है इसको कहा जाता है एक पिच लेंथ, और एक वलय के लिए होता है कि जैसे उसको हम लोग एक यहाँ पर देखेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ से शुरू करें तो इसका एक लपेटा कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर, है ना। तो इसी तरह से ये देखिएगा, ये इसको इधर सामने थोड़ा आ रहा है, ये थोड़ा गहरा जा रहा है, जिसको कहते हैं माइनर ग्रूव, इसको कहते हैं मेजर ग्रूव। या फिर आप ये समझिए कि एक मेरा लपेटा जहाँ ख़त्म हो रहा है इसको हम कहेंगे एक वलय। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हुआ इसको हम लोग कहेंगे एक पिच लेंथ, इसको हम लोग कहेंगे पिच लेंथ, या इसको एक वलय कह लीजिए, इसको एक वलय कह लीजिए, या पिच लेंथ कह लीजिए, पिच लेंथ कह लीजिए, ये इसके नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। इसका पिच लेंथ एक वलय की लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई बराबर होती है 34 एंगस्ट्रम। इसकी लंबाई जो एक पिच लेंथ की लंबाई होती है ये 34 एंगस्ट्रम होती है, यहाँ से यहाँ तक का। और 34 एंगस्ट्रम में देखा जाए तो 10 न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 न्यूक्लियोटाइड रहेंगे। तो एक वलय में 10 न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। और अगर आपको पूछ दिया जाए कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कितना दूर रहता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कितना दूर रहता है, तो टोटल 34 एंगस्ट्रम है, तो 10 से भाग दे दीजिए, है ना। 10 न्यूक्लियोटाइड हैं यहाँ से यहाँ तक और लंबाई है 34 एंगस्ट्रम, तो एक न्यूक्लियोटाइड कितना हो जाएगा, तो 3.4 एंगस्ट्रम। इसलिए दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, दो न्यूक्लियोटाइड की बीच की दूरी बराबर होता है 3.4 एंगस्ट्रम। और एक वलय कितना कोण बनाएगा, तो 360 डिग्री कोण बनाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाए तो ये कितना कोण बनाएगा, कोई भी वलय जब होता है कितना बनाता है, 360 डिग्री। तो एक वलय का कोण जो होता है, एक वलय का कोण बराबर 360 डिग्री। तो अगर प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच जो कोण है वो कितना का होगा, तो 36 डिग्री। 10 न्यूक्लियोटाइड है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो 360/10 बराबर 36 डिग्री। इसलिए दो न्यूक्लियोटाइड के बीच के कोण, न्यूक्लियोटाइड के बीच का कोण पूछा जाए तो आप कहेंगे 36 डिग्री। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये जो इसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक का, ये डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है इसका DNA का, तो इसका व्यास जो है DNA का व्यास ये होता है 20 एंगस्ट्रम, 20 एंगस्ट्रम। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का व्यास, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बीच का ये भाग, ये हो गया 20 एंगस्ट्रम। ठीक है। ये इसका कुछ विशेषताएं हैं इस संरचना का। यहाँ पर आप देखिए, हमेशा एक देखेंगे कि ये जो ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं लेकिन एक दूसरे पर घूमे हुए हैं। ऐसा है जैसे कि एक दूसरे से ऐसे ऐसे लपेटा हुआ है, ऐसे ऐसे लपेटा हुआ है, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं सटा हुआ है सो, लेकिन इस तरह से लपेटा हुआ है। लेकिन एक दूसरे से किसी से समानांतर में होता है, लेकिन प्रति समानांतर कहा जाता है इसमें। जैसे इसका 5 प्रीम ऊपर है तो एक दूसरे का 3 प्रीमियम ऊपर है, इसका 3 प्रीमियम नीचे है तो इसका 5 प्रीमियम नीचे है। यानी एक का सिर ऊपर है तो एक का पूँछ नीचे है, तो अगर सिर इसका है तो इसके बगल में इसका पूँछ आ जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं। मतलब इन लोग जो होते हैं दोनों न्यूक्लियोटाइड ये प्रति समानांतर होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड हैं, ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड हैं, न्यूक्लियोटाइड हैं,
टाइड समझ गए ना, जिसमें कि अभी अभी हम बता रहे थे न्यूक्लियोटाइड में शुगर, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फोरिक एसिड मिलकर जो बनाते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, उसी के बहुलक होते हैं ये। तो न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के प्रति समानांतर हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल, प्रति समानांतर होते हैं, या इसको कहें एंटी पैरेलल। एंटी मतलब पैरेलल होगा लेकिन एक दूसरे का मुड़ी और पैर उल्टा उल्टा होना चाहिए। सर ऊपर एक का रहेगा तो एक का पैर ऊपर रहेगा, एक का सर नीचे, एक का पैर नीचे है तो एक का सर ऊपर है, इस तरह से उल्टा रहेगा, एंटी पैरेलल रहना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये क्लॉकवाइज लपेटा होता है, एक घड़ी के राइट हैंडेड लपेटा है। ये जो लपेटा हुआ है कैसा है, राइट हैंडेड है। तो जो घुमा हुआ है ये राइट हैंडेड है, पैरेलल है, राइट हैंडेड मतलब क्लॉकवाइज ऐठन होता है, जो ऐठा हुआ रहता है वो क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, इस तरह से देखिए ये क्लॉकवाइज होता है, ऐसे इसको कहते हैं राइट हैंड। ठीक है, घड़ी जैसे घूमती है राइट हैंड वैसे ही। तो इस तरह से इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना के प्रमुख विशेषताएं इस तरह से होती है। और ये जो डीएनए जो संरचना दिखाया गया है, ये डीएनए कौन प्रकार का डीएनए है, तो हम इस डीएनए को कहेंगे बी प्रकार का डीएनए। इस डीएनए का जो होता है ये है डीएनए का प्रकार में अगर देखा जाए तो डीएनए का प्रकार है, ये डीएनए का प्रकार होता है ये डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, ऐसा है जेड डीएनए, ये 3 तरह का है। इसमें ए डीएनए जो होता है और बी डीएनए होता है, ये दोनों राइट हैंडेड घूमे रहते हैं। तो ये डीएनए जो होता है सो थोड़ा कंडेंस्ड होता है, थोड़ा छोटा होता है और ये थोड़ा ज़्यादा फैला होता है। ठीक है, उसके बीच में यहाँ पर 11 न्यूक्लियोटाइड रहेंगे। हम 10 न्यूक्लियोटाइड लिखे हैं तो ये डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, 11 रहते हैं, इसमें 11 रहते हैं। और बी डीएनए में 10 हैं इसमें न्यूक्लियोटाइड। देखिए इसके बीच में जो एक वाले के बीच में 10 डीएनए रहते हैं और इसमें 12 रहते हैं, इसमें और थोड़ा छोटा रहता है। और लेकिन ये जेड डीएनए होता है सो उल्टा रहता है, लेफ्ट हैंडेड। ये अभी राइट हैंडेड है, मतलब घड़ी की दिशा में लपेटा लगाया हुआ है, और जेड डीएनए में घड़ी के विपरीत दिशा में लगाया रहता है। तो जो सबसे स्टेबल और सबसे अस्थाई डीएनए होता है वो बी डीएनए होता है। और ये जो संरचना दिखाया गया है ये बी डीएनए का दिखाया गया है। जो हमारे डबल हेलिक्स मॉडल जो दिखाया गया है, जो वाटसन एवं क्रिक ने दिखाया था, वो बी डीएनए का दिखाया गया है। और ये बी डीएनए का जो संरचना है ये इसी तरह से है। इससे आप इस संरचना को समझ गए होंगे। और आगे हम लोग इसका कुछ फंक्शन को देखते हैं, कार्य को देखते हैं। ठीक है, इसका पहला कार्य है कि यह एक आनुवांशिक पदार्थ है। ये हम लोग बार बार कहते हैं क्योंकि आनुवांशिकी का जो गुण होते हैं डीएनए के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो यह एक आनुवांशिक पदार्थ है, मतलब जो भी हम माता पिता या पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण चलते जा रहा है जीवों में, हर जीव में जो गुण चलते जा रहा है, बंदर में बंदरों को गुण जाते जा रहा है उनके दादा परदादा से, ऐसे उनके जाति से वो जातिगत गुण जा रहे हैं। हमारे अंदर जो जातिगत गुण आ रहे हैं अपने पूर्वजों से, ये डीएनए के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आप जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं वो डीएनए के कारण दिखाई दे रहा है। आप अगर दर्पण के पास खड़े हो जाएं, आप अपने शरीर को जो बनावट देख रहे हैं ये समझिए सब डीएनए का प्रतिरूप है। डीएनए जैसा है वैसे ही हम बन पा रहे हैं, वैसे हमारा नाक बनेंगे, वैसे हमारे गाल बनेंगे, वैसे हमारे माथा बनेंगे, वैसे हमारा हाथ पैर की लंबाई होगा। यानी जो कुछ भी है बहुत सा हद तक कुछ तो सामाजिक या वातावरण का जो प्रभाव है वो बहुत कुछ है भी, लेकिन जो सबसे अधिक प्रभावित हमको करता है वो प्रभावित करता है डीएनए। और उसी के आधार पर हमारा जो निर्माण होता है ये डीएनए ही सबसे अधिक होता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण करता है, आनुवांशिक गुणों को ट्रांसफ़र करता है। हमारे पास से जो गुण है हमारे संतान में जाएंगे, इस तरह से ट्रांसफ़र भी करना है तो डीएनए ही करता है। ठीक है, यह जीन का निर्माण करता है, यह जीन बनाता है, जीन का निर्माण करता है। जीन जो होते हैं क्या होते हैं, तो डीएनए का ही एक छोटा खंड है जो एक लक्षण का निर्माण करता है, उसे जीन कहते हैं। तो जीन जो बनता है वही डीएनए से बनता है और वही जीन फिर हमारे अंदर लक्षण बनाते हैं।
यह जेनेटिक कोड बनाता है, यह जेनेटिक कोड बनाता है, कोड बनाता है। ये जेनेटिक कोड क्या है कि कोई भी प्रोटीन बनना है या कोई भी लक्षण बनना है तो उसके लिए एक कोड बनाता है डीएनए, जिसे जेनेटिक कोड कहते हैं। और ये जेनेटिक कोड करीब करीब 64 प्रकार के ये ट्रिपलेट होते हैं, ये ट्रिपलेट कोड होते हैं, ट्रिपलेट कोड होते हैं, इसको जेनेटिक कोड कहा जाता है। और ये स्पेशली जेनेटिक कोड 64 प्रकार के कोड हैं, 64 प्रकार के कोड होते हैं, जिसमें आप ये समझ लीजिए कि AUG प्रारंभिक कोड कहा जाता है, जो स्टार्ट करता है UAA, UAG और UGA बंद करने का कोड है, का कोड या नॉनसेंस कोड। तो देखिए ये इसका जो है स्पेशली जेनेटिक कोड बनाता है डीएनए, और उसमें AUG जो है सो प्रोटीन बनाने का शुरू करने वाला कोड होता है, जो मेथियोनिन प्रोटीन को बनाता है, मेथियोनिन एमिनो एसिड को बनाता है। UAA या UAG, UGA जो है लास्ट कोड होते हैं, जब बंद करना रहता है प्रोटीन संश्लेषण को तब ये कोड जारी करता है। और ये सब कोड जो होते हैं, यही जेनेटिक कोड को मैसेंजर RNA पढ़ता है। मैसेंजर RNA जाके राइबोसोम पर अपनी सूचना को, डीएनए के निर्देश को बताता है, उसके आधार पर हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण या फिर राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण शुरू हो जाता है। तो ये जेनेटिक कोड का निर्माण भी हमारे डीएनए की तरफ से होता है। जेनेटिक कोड ही निर्धारित करता है कि किस प्रकार का प्रोटीन बनना है। ओके, डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है। इसको रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहा जाता है। इसी तरह से डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, जब आरएनए से डीएनए बनना, आरएनए से डीएनए बनना, ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ये अब मेरे लिए हमारा डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसका काम है जैसे हमारे अंदर गुणों के साथ, जैसे हम लोग इसका उपयोग करते हैं फिंगर प्रिंटिंग में। फिंगर प्रिंटिंग का नाम सुने होंगे, पता कर लेते हैं कि किसका खून है, किसका रक्त है, कौन व्यक्ति इसका हकदार है। इस तरह से अपराध वराध के विषय में फिंगर प्रिंटिंग जो होता है। इसके अलावा जीन थेरेपी इसका हो गया है, जीन थेरेपी, जीन थेरेपी। जैसे कि अगर ये जीन थेरेपी है कि किसी का कोई जीन के चलते कोई बीमारी है, तो आजकल एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उस जीन को बदल करके दूसरा वहाँ पर ख़राब जीन को हटा दिया जाता है, अच्छे जीन को लगा दिया जाता है। इस तरह से एक इलाज किया जाता है बहुत से ऐसे चीज़ों में। तो ये एडवांस्ड ट्रीटमेंट का मेथड आ गया है, जिसको जीन थेरेपी कहते हैं। इसके अलावा ये डीएनए जो होता है, ये इवोल्यूशन या म्यूटेशन, इवोल्यूशन या म्यूटेशन करता है, म्यूटेशन के प्रति के लिए जिम्मेदार है, जिम्मेदार है। विभिन्नता उत्पन्न करता है, जीवों में विभिन्नता उत्पन्न करना। तो इस प्रकार से देखिए इवोल्यूशन, जैसे हम लोग का धीरे धीरे जब विकास हो रहा है तो जीन में कुछ धीरे धीरे जीन में चेंजिंग आता है जाता है और इसी चलते से वो हम लोग थोड़ा पहले के पूर्वजों के तुलना में
कद काठी में थोड़ा चेंज होते जा रहे हैं, गुणों में थोड़ा चेंज होते जा रहा है, सोचने समझने की शक्ति अलग होते जा रही है। ये सब जो इवोल्यूशन जो हो रहा है वो DNA में परिवर्तन होने के कारण हो पा रहा है। म्यूटेशन जो हो रहा है, कभी कभी अचानक म्यूटेशन होता है छोटे जीवों में, खास करके जीवाणुओं वगैरह में ज़्यादा कहा जाता है, तो उसमें अचानक वो देखिए किसी दवा के प्रति रेसिस्टेंट हो जाते हैं। शुरू में अलग तरह का खतरनाक है, बाद में जैसे अभी कोरोना वायरस के विषय में लोग देख रहे थे, शुरू में आया था तो इसका स्ट्रेन बहुत ही शक्तिशाली था, वो लोगों के सर्वाइवल रेट बहुत कम था। अब है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जा रहा है, इसका मतलब है कि उसमें म्यूटेशन हो चुका है, उसका स्ट्रेन कमज़ोर हो चुके हैं। तो इस तरह से ये छोटे जीवों में म्यूटेशन इस तरह से होता रहता है और उसके लिए उसके बाद उसका गुण और प्रकृति बदल जाती है। तो ऐसे ही ये सब उसके लिए DNA ही जिम्मेदार रहता है। जीवों में विभिन्नता उत्पन्न करना, जीवों के अंदर जो हम लोग देखते हैं, अगर जुड़वा भाई भी है, जुड़वा बहन भी है, या फिर कोई भी व्यक्ति हो, कभी भी एक समान DNA नहीं रख सकता है। उसका DNA में निश्चित रूप से भिन्नता होने, भले ही वो एक ही माता पिता के संतान हो, एक साथ उत्पन्न हुए हों, कोई अंतर नहीं रखता है। उसमें गुण में कुछ ना कुछ अंतर रहेगा ही, क्योंकि DNA कभी समान हो ही नहीं सकता है। इसलिए जीवों में विभिन्नता हो जाती है। इतने विशाल आबादी में एक समान कोई जीव समान नहीं होते हैं। वजह है DNA जो है वो एक समान नहीं होते हैं, इसलिए वो विभिन्नता उसमें दिखाई देती है। तो हम लोग DNA में इतना ही देखते हैं। फिर आप ये DNA को हमने पूरा संक्षेप में अच्छा से पूरा का पूरा बताने की कोशिश किया है। अगर इसके बावजूद भी आपके प्रश्न में कोई दिक्कत होती है, समझने में कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और जो भी परेशानी हो तो उसको लिखिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। किसी भी विषय में प्रॉब्लम हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या इन्वायरमेंटल साइंस या किसी भी साइंस से आपको दिक्कत हो जो तो आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हो, कोई क्वेश्चन फंस रहे हो, तो आप उसको अपने कमेंट बॉक्स में डाल करके हमें से पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे। ऐसा वीडियो हम डालते रहें, इसके लिए आप लोग अगर पसंद करते हैं तो अपना लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आप अपना सहयोग करिए, शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए, ताकि हम उत्साहित रहें और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए।